हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का आपने आपके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और सभी बच्चे देख रहे हैं आज की कक्षा में 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है समष्टिगत अर्थशास्त्र में मांग, समग्र पूर्ति तथा संबंधित धारणाएं। इसमें चैप्टर के मध्य में हमने कल समग्र मांग के बारे में बात करी थी। आज हम समग्र पूर्ति के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक को बारे में जानेंगे। तो आओ चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति। एक ही बात है दोनों की, समग्र पूर्ति भी कह सकते हैं और कुल पूर्ति भी कह सकते हैं। समग्र पूर्ति से अभिप्राय किसी निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। इसे राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आय क्योंकि जितना भी एक साल के दौरान जितना भी कुल उत्पादन होगा, कुल सेवाएं होंगी, उनका जोड़, जिसका हम राष्ट्रीय भी बोल देते हैं, कुल उत्पाद भी बोल देते हैं, उसको कुल पूर्ति या कुल समग्र पूर्ति कहेंगे। आपने पहले भी इस लेसन में पढ़ चुके हैं। अब कुल आय को राष्ट्रीय आय में चैप्टर को आपने पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है। तो आपका इससे के बारे में फिर एक बार से बता देते हैं। समग्र पूर्ति से अभिप्राय किसी निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित समग्र वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। इसे हम राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। उत्पादन समग्र लागत उत्पादन के विभिन्न साधनों की मजदूरी, लगान, ब्याज का लाभ के रूप में दी जाती है। जैसे हम राष्ट्रीय में बताया था कि हमारे उत्पादन के 4 साधन होते हैं। भूमि, उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। ये 4 साधन मिलकर के कोई भी उत्पादन करते हैं। तो इनके जो बदले में हमने जो कुछ अदा किया वो कुल पूर्ति है। मान लो इसके बदले में हमने दिया था लगान, और इसके बदले में हमने दिया है ब्याज, और इसके बदले में दिया मजदूरी, और इसके बदले में हमने दिया लाभ। इन सभी को कुल देश का जोड़ करके जो भी हमने भूमि के बदले में दिया, पूंजी के बदले में दिया, श्रम के बदले में दिया, उद्यम के बदले में दिया, इन सभी का मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय या समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति का नाम दे सकते हैं। यदि समग्र पूर्ति से अभिप्राय मूल्य वृद्धि से है तो इसमें अभिप्राय सर्जित आय है भी है, क्योंकि मूल्य वृद्धि और सर्जित आय बराबर होते हैं। आय का यह या हम दो ही काम करते हैं, आय का तो भोग कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। इसलिए जो बचत समग्र पूर्ति के 2 अंग है। देखिए, इनके द्वारा जो आपके पास आय होती है उसको आप 2 काम करते हैं, या तो उसको खर्च कर लेते हैं या उसको बचत कर लेते हैं। तो हमारा एस कुल पूर्ति किसके बराबर होगी? खर्च कंज्यूम कर लेते हैं और एस सेविंग कर लेते हैं। 2 बातें होती है छात्रों। या तो जो आय होती है किसी के पास भी, आदमी उस आय को अपने निजी उपभोग या जो भी है उसको खर्च कर लेता है, किसी में भी उपभोग कर लेता है। अगर उपभोग नहीं करता तो उसको बचत कर लेता है। 2 प्रकार से करता है। इन्होंने जो भी पैसा कमाया, इसने तो इन्होंने 2 चीज पर लगाया। इसलिए हमारी कुल पूर्ति किसके बराबर होगी? जो इन लोगों ने खर्च किया है और जो इन लोगों ने बचाया है। इन लोगों ने इस रूप में जो आय प्राप्त की थी उसको, क्योंकि कुल उत्पाद कुल आय के बराबर होता है। कुल उत्पाद कुल आय के बराबर होता है। जो इन आय विनियोग कुल व्यय के बराबर होता है। जो व्यय है वो कंज्यूम के रूप में और सेविंग के रूप में ही है, वो कुल पूर्ति है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ऐसा समझ में आया होगा। तो इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में, एक लेखा वर्ष में, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी बता चुके, हम बार बार नहीं बताए। आपको पता है लेखा वर्ष क्या होता है।
में वस्तुओं तथा सेवाओं द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं, दोनों चीजें शामिल है, इसमें वस्तुओं भी है सेवा भी है, के प्रभाव को समग्र पूर्ति कहा जाता है। समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति कहा जाता है। ये आपकी परिभाषा होगी इसकी। समग्र पूर्ति की परिभाषा मैंने लिख दी, इसको अच्छी तरह से याद कर लें आप। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में वस्तु और सेवाओं के प्रभाव अथवा मूल्य वृद्धि अथवा सृजित आय को पूर्ति कहा जाता है। पूर्ति के अब हम करेंगे कि पूर्ति व्यवहार के फंक्शन या पूर्ति के फलन क्या है। ये हमने अभी तक परिभाषा पढ़ी, अब हम इसके फलन पढ़ेंगे। जो कुल पूर्ति है या आपकी समग्र पूर्ति है उसके फलन क्या है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं समग्र पूर्ति का व्यवहार क्या है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का प्रभाव दो तत्वों पर निर्भर करता है। नंबर एक, वर्तमान साधनों के अतिरिक्त प्रयोग द्वारा। नंबर एक, वर्तमान साधनों का, जो आपके पास मौजूद साधन है उन साधनों के अतिरिक्त प्रयोग द्वारा के अतिरिक्त प्रयोग द्वारा। जो साधन आप पे मौजूद हैं उन साधनों को हम और ज्यादा प्रयोग करें, उनका अलग प्रयोग करें, ज्यादा प्रयोग करें। जैसे कि मान लिया हमारे पास 6 साधन मौजूद हैं और हम उनमें से 4 ही साधन पहले प्रयोग कर रहे हैं, वो दो जो साधन बचे उनका प्रयोग करके हम कुल पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। कुल पूर्ति इस पर डिपेंड करती है, घटबंध उस पर होती है। दूसरा, तकनीकी में सुधार करके। कोई भी टेक्निक है जो हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई है, उस टेक्निक में हम यदि अच्छा सुधार कर देते हैं तो उससे भी उत्पादन की मात्रा हमारी बढ़ जाती है, जिससे पूर्ति प्रभावित होती है। केन्स के द्वारा प्रतिपादित आय तथा रोजगार का सिद्धांत अल्पकालीन विश्लेषण है। केन्स की यह मान्यता है कि अल्पकाल में तकनीकी स्थिर रहती है, इसलिए उत्पादन को वर्तमान साधनों को विशेष रूप से श्रम का प्रयोग करके ही बढ़ाया जा सकता है, जबकि श्रम का पूर्ण रूप प्रयोग नहीं होता। रोजगार तथा आय में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध पाया जाता है, अर्थात उत्पादन में उसी दर में वृद्धि होती है जिस दर में रोजगार में वृद्धि होती है। इसलिए रोजगार में होने वाली वृद्धि के अनुपात में ही समग्र पूर्ति में बढ़ावा होता है। क्योंकि कहते हैं कि हम जितना रोजगार बढ़ेगा उतना ही पूर्ति ज्यादा होगी। जैसे हम एक तालिका ले लेते हैं, यहाँ रोजगार ले लेते हैं, क्योंकि केन्स ने कहा है कि जो जो रोजगार बढ़ेगा तो आपकी पूंजी की पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। समग्र पूर्ति है, पूर्ति का प्रभाव करोड़ों में ले लेते पूर्ति, ये पूर्ति ले लिया। आपका रोजगार 0 है, कोई रोजगार नहीं है आपके पास, तो आप पूर्ति कितनी कर पा रहे हैं? 0 पूर्ति है। आंकड़े करोड़ में ले लेते हैं, या किसी में यदि हमारे पास रोजगार 10 है तो ये भी 10 हो गया, 20 है तो ये भी हमारा 20 हो गया, और ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 40 है तो ये 40। आपको दिखाई दे रहा है सभी को? 50 है तो ये भी 50 हो गया, और ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो गया। इस प्रकार आपका जो जो रोजगार बढ़ रहा है आपकी पूर्ति भी बढ़ रही है। ये हमने बताया आपको जो जो, क्योंकि रोज उनका कहना है कि जो जो रोजगार बढ़ेगा, जितने श्रमिक ज्यादा होते जाएंगे पूर्ति भी ज्यादा होते जाएगी। उदाहरण के लिए ये हम एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं,
और यहां हम ले लेते हैं पूर्ति सप्लाई। ये आपका आंकड़ा 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये इसको ये बढ़ाएंगे, ये आ गया, इसको ये बढ़ाएंगे, ये आ गया, और इसको ये आ गया, इसको ये आ गया, इसको ये आ गया, और इसको ये आ गया। यदि आप इसको मिलाएंगे तो ये आपका सीधा आ गया। इस प्रकार आप देखें, ये आपकी एएस हो गई है। ये देखो, जो जो आपका रोजगार बढ़ा है, पूर्ति भी बढ़ गई है। इस तालिका से ज्ञात होता है कि समग्र पूर्ति में रोजगार में होने वाली वृद्धि के प्रत्यक्ष अनुपात में वृद्धि होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि समग्र पूर्ति में तब तक वृद्धि होती है जब तक पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। जहां तक यानी ये कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट है, अभी हमारे पास रोजगार और एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ये क्रिया चलती है। समग्र पूर्ति फलन को चित्र 5 द्वारा हमने इस चित्र के द्वारा स्पष्ट कर दिया। और अब हम आगे आपको बताते हैं कि समग्र पूर्ति फलन, ये तो सामान्य दृष्टिकोण था आपका। केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या है? केंजिन कहता है कि एक विशेष अवस्था के बाद, ये कहता है कि ये मान लिया, हम मान लेते 60 तक था, इसके बाद हमारा 60 था, पूर्ण रोजगार हो लिया। तो पूर्ण रोजगार के बाद ये पूर्ति हमारी इधर की बजाय सीधी जाएगी या ऊपर नहीं जाएगी पूर्ति हमारी। जो ये आपकी पूर्ति वक्र थी, ये पूर्ति वक्र थी आपकी, ये पूर्ति वक्र बढ़ती रही और यहां आने के बाद ऊपर हो गई है। ये ऊपर क्यों हो गई है? ये पूर्ति वक्र, ये पूर्ति वक्र आपका यहां से शुरू हुआ था वो बिंदु से, और ये बढ़ता हुआ ऊपर यहां इस बिंदु पर जाकर के डी बिंदु लगा लिया हम, डी बिंदु पर जाकर के ऊपर हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि यहां फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, पूर्ण एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यहां तक से यहां तक कि अंडर एम्प्लॉयमेंट था, और यहां ऊपर चला गया था फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो आपका पूर्ति वक्र है वो जो हम बढ़ा रहे हैं, श्रम बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ जो भी हम इकाई बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ गया। क्योंकि हमारा जैसे भी हम पीछे अध्ययन किया था कि ज्यादातर हमने देखा कि श्रम को ही बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ा रहे हैं अल्पकाल में, लेकिन दीर्घ काल में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम पूर्ति को नहीं बढ़ा पाते। तो इस अवस्था में क्या आता है कि इस अवस्था में जो यदि हम इसकी कीमत के संबंध में करें, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद यदि हमारी बात आती है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद यदि हम आगे और बढ़ाते हैं तो इसमें कीमत ही बढ़ेगी। ये कीमत के साथ यदि इसकी तुलना कर लेते हैं, देखिए केंद्रीय दृष्टिकोण में जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, परंपरावादी स्तरों के साथ पूर्ण रोजगार मुक्त बाजार से सामान्य स्थिति है। यदि हम ये मान्यता मान लेंगे पूर्ण रोजगार है तो कौन सी स्थिति पाई जाएगी? ये मान लिया आपने, ये आपका वक्र था और आपने मान लिया कि यहाँ ये फुल अवस्था है, इस अवस्था में ये पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण रोजगार है। तो पूर्ण रोज के बाद हम पूर्ति तो इधर आ ही नहीं सकती, हमारी पूर्ति हमारी खड़ी रहेगी। जितनी पूर्ति हमने शुरू में कर दी उतनी पूर्ति है एएस। इस अवस्था में हम पूर्ति हमारी एएस है, किस अवस्था में? मुक्त बाजार अवस्था में। क्योंकि मुक्त बाजार अवस्था में हमेशा ही यह मान्यता लेते हैं कि रोजगार पूर्ण होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, कोई भी जो काम करने का इच्छुक है वो खाली नहीं है, सभी को रोजगार मिला हुआ है। तो ये हमारी आज पूर्ति के बारे में बात थी। अब हम आगे केंद्रीय दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। केंद्र के अनुसार पूर्ण रोजगार एक मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति
नहीं है, ऐसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की संभावना पाई जाती है। ये कहना किसका है? केन्जियन का। 1930 की महामंदी में देखा गया कि केन्ज के अनुसार यदि मंदी के समय लोग मांग बढ़ने के साथ उत्पादन भी बढ़ता है तो कीमतें नहीं बढ़ेगी। इनके अनुसार, केन्ज के अनुसार क्या कहता है कि इस प्रकार ये उत्पादन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट, ये आपका है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के आय कहें आप, नीचे इनकम कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं। यहां हम ले लेते कीमत, प्राइस। केन्जियन का मानना है कि यदि हमारा उत्पादन साधनों की कीमतों बढ़ने के उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी, इसके परिणाम स्वरूप कीमत सदन बढ़ने लगेगा। दोबारा फिर सुनिए कि यदि मांग के बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मांग, जितनी मांग है उतना उत्पादन है, हम उत्पादन लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट लेते हैं। जो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। जो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट कब तक? एक अलग समय थे, जैसे हमने ये यहां से हमारा यहां से गया, यहां आ गया, यहां जो जो बढ़ा, हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया और उत्पादन भी बढ़ा, आउटपुट भी बढ़ा, कीमतें नहीं बढ़ी। लेकिन एक विशेष अवस्था के बाद इसके, जैसे यहां के हमारा एम्प्लॉयमेंट फुल हो जाता है, पूर्ण एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, मान लिया हमारे यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट, इस बिंदु पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ये आपका पूर्ति वक्त ऊपर जाएगा। और यहां आपकी जो प्राइस है, ये अब उत्पादन नहीं बढ़ेगा, यहां तक तो आपका बढ़ेगा उत्पादन, ये आपका यहां आ गया, यहां से यहां तक है। और इसके बाद सिर्फ कीमतें बढ़ सकती हैं, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आउटपुट नहीं बढ़ेगा आपका। आउटपुट इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपका खत्म हो चुका है और श्रमिक लगने के लिए नहीं है, लेकिन मांग ज्यादा है, उतनी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, हमारा ए शिथिल हो गया है फुल एम्प्लॉयमेंट के कारण। उस अवस्था में सिर्फ कीमतें ही बढ़ने की अवस्था पाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। अब हम देखते हैं बात, ये आपका पूर्ति से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने आज आपको इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर बताई। कल मैं आपको इसकी मांग के घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए आपके लिए इतना इस वीडियो में काफी रहेगा। तो आप इस लेसन को अच्छे से करें, पढ़ें, बढ़ें, सफलता हासिल करते रहें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।